प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। तुम्हारी ये नजाकत मुझे पागल कर रही है। तुम्हारे दैद की दौलत यहां रद्दी का कागज है। अब तुम मिसेस ज़वियार खान हो। वो उसे बर्बाद करने आया था, मगर खुद उसका दीवाना बन गया। एक खून के बदले ली गई स्वारा दुल्हन, जिसने नॉर्थ के सबसे खौफनाक सरदार का दिल पत्थर से मोम कर दिया। ये कहानी है नफरत से इश्क तक के सफर की। नॉर्दर्न पाकिस्तान का मंजर खूबसूरत मगर खतरनाक है। ये वो जगह है जहां जमीन आसमान से मिलती है और कुदरत के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं। दिसंबर का महीना था और कागान वैली में सख्त सर्दी थी। हवा में पाइन की खुशबू और बर्फ की ठंडक थी। यहां हुकूमत का कानून नहीं चलता, बल्कि पश्तून वाली के पुराने उसूल चलते हैं: इज्जत, बदला और मेहमानदारी। नारान की रौनक से दूर एक जगह थी जिसे ब्लैक वैली कहते हैं। यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। पहाड़ों को काट कर बनाए गए तंग रास्ते और नीचे गहरा दरिया। ये जगह टूरिस्ट्स के लिए नहीं, बल्कि जंगजुओं के लिए है। यहाँ सिर्फ ईगल्स की आवाज आती है या फिर बंदूकों की गूंज। ज़वियार खान एक पहाड़ी चोटी पर खड़ा था। 26 साल की उम्र में वो यूसुफजई कबीले का सरदार था। वो इन्हीं पहाड़ों जैसा सख्त और रौब वाला इंसान था। उसने काले रंग का शलवार कमीज और कंधों पर भारी रंग की चादर ली हुई थी। वो खामोश मिजाज था, मगर उसकी खामोशी से लोग डर जाते थे। आज वो वेपन्स की एक पुरानी और कीमती शिपमेंट की निगरानी कर रहा था। उसके हाथ में एक जदीद राइफल थी और वो किसी शिकारी की तरह खामोश खड़ा था। दूसरी तरफ नायाब अहमद, जो 22 साल की थीं, एक महंगी प्राडो गाड़ी में बैठी सर्दी से कांप रही थीं। वो लोग हॉलिडेज गुजारने के लिए नॉर्दर्न एरियाज जा रहे थे। नायाब इस्लामाबाद की अपर क्लास से थीं, निहायत हसीन, नर्म नाजुक और पढ़ी लिखी। उसने सफ़ेद डिज़ाइनर ट्रैक सूट पहना हुआ था। उसका ख्याल था कि दुनिया बहुत हसीन है और उसके बाप मंसूर अहमद का नाम उसकी हिफाजत के लिए काफ़ी है। वो एक कांच की गुड़िया की तरह थीं, जिसने अभी तक दुनिया की सख्ती नहीं देखी थी। भाई, हीटर तेज करें। और हमने ये शॉर्टकट क्यों लिया? गूगल मैप्स भी सिग्नल छोड़ गया है। रास्ता तंग होता गया और अचानक सामने एक बड़ी काली रेवो गाड़ी खड़ी थी, जिसने रास्ता रोका हुआ था। अर्तजा ने अचानक ब्रेक लगाई। रेवो से 3 आदमी निकले, जिनमें दरमियान में ज़वियार खान था। ज़वियार ने कोई शोर नहीं मचाया। वो बड़ी खामोशी मगर खौफनाक दबदबे के साथ गाड़ी के पास आया। अर्तजा ने शीशा नीचे करके डरते हुए कहा, रास्ता दें, हमने गुजरना है। ज़वियार ने अर्तजा को नज़रअंदाज किया और सीधा नायाब की आंखों में देखा। नायाब को एक अजीब सा खौफ और कशिश महसूस हुई। ज़वियार की आवाज़ भारी थी। उसने कहा, यह रास्ता शहरी लोगों के लिए नहीं है, वापस चले जाओ। नायाब ने हिम्मत करके कहा, हम अहमद फैमिली से हैं, मेरे डैड की यहाँ ज़मीनें हैं और ये आम आवाम के इस्तेमाल की रोड है, किसी की प्राइवेट जागीर नहीं है। आप ऐसे रास्ता बंद नहीं कर सकते। ज़वियार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। आम आवाम का रास्ता? यहाँ की आवाम भी मैं हूँ और रास्ता भी मैं हूँ। वापस जाओ, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें खा जाए। अर्तजा ने डर कर गाड़ी वापस मोड़ ली, मगर जल्दबाजी में वो रास्ता भटक गए और एक पुराने वेयरहाउस के पास पहुंच गए, जहां ज़वियार के लोग हथियार लोड कर रहे थे। नायाब ने जज्बाती होकर पुलिस को कॉल कर दी और वहां की लोकेशन बता दी, और पुलिस ने वेयरहाउस पर अटैक कर दिया और ज़वियार के 2 चचाजाद भाई मारे गए। नायाब अपने कॉटेज में बैठकर हॉट चॉकलेट पी रही थी, मगर उसे डर लग रहा था। उसे बार बार ज़वियार की आंखें और उसकी बात याद आ रही थी, इससे पहले कि अंधेरा तुम्हें खा जाए। उसे नहीं पता था कि अंधेरा उसकी दहलीज तक पहुंच चुका है। रात के 12 बजे तूफान शुरू हुआ और अचानक घर की लाइट चली गई। अर्तजा जनरेटर के लिए उठा ही था कि अचानक टीक वुड का भारी दरवाजा टूटकर गिर गया और 10 मुसल्ला आदमी बारिश के साथ लाउंज में दाखिल हुए। सबसे आखिर में ज़वियार खान आया, पर वो बदला हुआ था। उसके हाथों पर खून और उसकी आंखों में आग थी। गार्ड ने रोकना चाहा तो ज़वियार ने उसे बंदूक के दस्ते मारकर जमीन पर गिरा दिया। नायाब चीखी, उसके हाथ से कप गिरकर टूट गया। ज़वियार उसके करीब आया और सख्ती से उसका चेहरा ऊपर करके अपने खून से भरे हाथ दिखाए। वो धीमी मगर खौफनाक आवाज में बोला, तुम्हारी एक कॉल की वजह से आज मैंने अपने 2 भाई दफन किए हैं। तुम्हारे बाप की दौलत खून का कर्ज नहीं चुका सकती। खून का बदला सिर्फ खून है।
छोड़ो मुझे, जानवर हो तुम, नायाब चिल्लाई। उसने जवियार के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, मगर जवियार ने हवा में ही उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नायाब की चीख निकल गई। ये हाथ दोबारा उठा तो काट कर फेंक दूंगा, जवियार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरें नायाब की रूह तक को झलसा रही थीं। उसने अर्तजा को घसीटकर बाहर निकालने का हुक्म दिया और नायाब के सर पर काला कपड़ा डालकर उसे भी उठा लिया। वो उन्हें गाड़ी में डालकर अपने इलाके ले गया। ये सफर नायाब के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जवियार ने उसे अपने साथ बैक सीट पर बिठाया था। नायाब रो रो कर निढाल हो चुकी थी। चुप, जवियार ने दहाड़ा। अगर आवाज निकली तो तुम्हारे भाई को चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। नायाब डर के मारे सिमट गई। सुबह सवेरे वो जवियार के गांव पहुंचे। जिरगा बैठा हुआ था। गांव के लोग गुस्से में थे क्योंकि उनके 2 नौजवान मारे गए थे। जिरगे का फैसला आया, खून का बदला खून, इन दोनों को मारा जाएगा। नायाब और अर्तजा को जमीन पर बिठाया गया था। नायाब ने जब मौत का सुना, वो जवियार के पांव में गिर गई। खुदा के लिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें मत मारो। वो बुरी तरह रो रही थी। उसका वाइट सूट मिट्टी में अट चुका था। जवियार का दिल जो पत्थर का था, नायाब की इस तड़प और नजाकत को देखकर एक पल के लिए डोल गया। उसने अपने बाबा सरदार के कान में कहा, बाबा, ये शहर के अमीर लोग हैं, इन्हें मारने से पुलिस और हम पर चढ़ दौड़ेगी। बदला लेने का एक और तरीका है। सरदार ने पूछा, क्या? जवियार ने नायाब को घूरते हुए कहा, स्वारा, लड़की का निकाह मुझसे कर दें। ये सारी जिंदगी मेरी कैद में रहेगी, पल पल मरेगी और लड़का यहां गुलामी करेगा। जिरगे ने मंजूरी दे दी। नायाब ने चीख कर इनकार किया, मैं इस जानवर से शादी नहीं करूंगी। जवियार ने आगे बढ़कर और उसके कान में सरगोशी की, चॉइस तुम्हारी है शहजादी, या मेरा बिस्तर या कब्र। अगर ना की तो अभी तुम्हारे भाई का गला काट दूंगा। क्या आपको निकाह कबूल है? मजबूरन रोते हुए नायाब ने कबूल है कहा। यह निकाह नहीं, उसकी बर्बादी का ऐलान था। निकाह के बाद नायाब को जवियार के कमरे में बंद कर दिया गया। जवियार की माँ और चाची, जिनके बेटे मारे गए थे, कमरे में आईं। ये है वो मनहूस लड़की। चाची ने नायाब के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिराया और थप्पड़ मारे। तेरे भाई ने मेरे बेटे खाए हैं। नायाब दर्द से कराह रही थी। वो उन औरतों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी दरवाजा खुला और जवियार दाखिल हुआ। बस, जवियार की आवाज में गरज थी। उसने अपनी मां का हाथ रोका। अम्मा, ये अब मेरी बीवी है, इसको सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। सबके जाने के बाद जवियार ने दरवाजा लॉक किया। जवियार सफेद शलवार कमीज और काली वेस्ट कोट पहने हुए था। वो किसी कबायली प्रिंस की तरह लग रहा था। नायाब जमीन पर गिरी रोती जा रही थी। जवियार ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर पटका। रोना बंद करो, उसने हुक्म दिया। नायाब ने तकिया उठाकर उस पर फेंका। तुम सब जानवर हो, मुझे और मेरे भाई को जाने दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे डैड देंगे। जवियार उसके करीब आया। उसने अपनी वेस्ट कोट उतार दी। उसके ब्रॉड मस्कुलर चेस्ट और बाजुओं पर उभरी हुई वेन्स देखकर नायाब की सांस रुक गई। वो बहुत ताकतवर लग रहा था और नायाब उसके सामने फूल की तरह नाजुक थी। जवियार ने नायाब के दोनों हाथ बेड के हेडबोर्ड के साथ लगा दिए और उसके चेहरे के करीब झुका। तुम्हारे दैद की दौलत यहां रद्दी का कागज है। अब तुम मिसेस जवियार खान हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे डर लग रहा है तुमसे। उसकी प्लीज और उसकी कपकपाती हुई आवाज ने जावियार के अंदर के गुस्से को ठंडा कर दिया। उसकी आंखों में अब इंतकाम की जगह जुनून था। उसने अपना अंगूठा नायाब के होठों पर फेरा। तुम्हारी ये नजाकत मुझे पागल कर रही है। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके जिस्म की गर्माहट से नायाब का सर चकराने लगा। जावियार ने अपने सख्त हाथ से नायाब का चेहरा थामा। उसके लम्स में गुस्सा भी था और एक अजीब सी नरमी भी। उसने अंगूठे से नायाब के होंठ को दबाया, इतना कि उसे हल्की तकलीफ हुई। तुम्हारे बाप की ताकत वहां खत्म हो जाती है जहां खान की सरहद शुरू होती है, उसने नायाब के कान के पास सरसराते हुए कहा। इस्लामाबाद में तुम एक शहजादी थी, यहां तुम मेरी मलकियत हो। मैं तुम्हें इस कमरे में तब तक रखूंगा जब तक तुम बाहर की दुनिया भूल नहीं जाती। मैं तुमसे नफरत करती हूं, नायाब ने गुस्से से कहा, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जावियार की आंखें गहरी हो गईं। उसके चेहरे से बदले का मास्क हट गया
और एक अजीब सी तड़प नजर आई। अच्छा है, नफरत एक मजबूत जज्बा है नायाब। ये उतना ही मजबूत है जितना वो जज्बा जो मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा सूरज निकलने तक। वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया। उसने नायाब का नर्म और नाजुक हाथ अपने सख्त और जख्मी हाथ में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोने की चूड़ियां उतारने लगा। ये मंजर बहुत पुरस्कार था। तुम बहुत नाजुक हो, उसने धीमी आवाज में कहा, एक कांच की चिड़िया की तरह। मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में तोड़ सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम इस पिंजरे में उड़ना सीखो। नायाब कांप उठी। उसे पता था कि उसे भागना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, मगर हवेली की दीवारें बहुत मोटी थीं और सामने खड़ा मर्द खुद एक किला था। जैसे ही बारिश का पहला कतरा खिड़की से टकराया, नायाब को एहसास हुआ कि वो अंधेरा जिससे वो डरती थी, वो सिर्फ कमरे में नहीं बल्कि उसके अपने दिल में घर कर रहा था। नायाब ने रोते हुए अपने भाई का पूछा। जावियार ने कहा, वो जिंदा है फिलहाल। उसने नायाब को बताया कि वो अब स्वारा है, एक पुरानी रस्म जहां दुश्मनी खत्म करने के लिए लड़की दुश्मनों के हवाले कर दी जाती है। तुम्हारा भाई सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक तुम इस कमरे में सांस ले रही हो। अगर भागने की कोशिश की तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। जावियार ने उसे कमर से पकड़कर करीब किया। नायाब की नज़ाकत उसके सख्त हाथों में मोम की तरह पिघल रही थी। हवेली का माहौल सख्त था। वक्त गुजरता गया। जावियार की माँ जरनाब बेगम नायाब से नफरत करती थीं। उसने नायाब के शहरी कपड़े उतरवा दिए और उसे मोटा कबायली लिबास पहना दिया। उसने नायाब को थप्पड़ मारा और उसे नौकरानियों की तरह फर्श रगड़ने पर मजबूर किया। एक शाम जावियार घर आया तो देखा नायाब ठंडे पानी में कपड़े धो रही है और उसके हाथ नीले पड़ गए हैं। जावियार का पारा चढ़ गया। उसने जाकर पानी की बाल्टी ठोकर मारकर गिरा दी। मैंने मना किया था ना कि इससे ये काम नहीं करवाना, वो अपनी माँ पर चिल्लाया। मुलाजिम मर गए हैं क्या? वो नायाब को खींचते हुए कमरे में ले गया। उसने हीटर ऑन किया और नायाब के ठंडे हाथों को अपने गर्म हाथों में लेकर सहलाया। तुम्हें मना किया था ना? जावियार ने गुस्से से पूछा। नायाब ने रोते हुए कहा, वो मुझे मारती हैं अगर मैं काम न करूं। जावियार ने अलमारी से एक बॉक्स निकाला। उसमें चॉकलेट्स थीं। खा लो इसे, और खबरदार अगर दोबारा रोई तो। वक्त के साथ जावियार का रवैया नायाब के साथ बदलता गया। वो उसके लिए शहर से ब्रांडेड कपड़े और नॉवेल्स लाता। नायाब को भी एहसास होने लगा कि ये जंगली डॉन बाकी सबसे अलग है। वो जालिम है मगर सिर्फ दुनिया के लिए। नायाब के लिए वो मुहाफिज बन रहा था। उनके दरमियान खामोश मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। एक रात सख्त बर्फानी तूफान आया और लाइट चली गई तो नायाब को अंधेरे की वजह से पैनिक अटैक होने लगा। वो कोने में दुबक कर रोने लगी। जावियार कैंडल लेकर आया और उसे इस हालत में देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। श्श, मेरी तरफ देखो नायाब, उसने नर्म आवाज में कहा। नायाब ने डर के मारे उसे जोर से पकड़ लिया। नायाब ने अपना चेहरा उसके सीने में भींचा और उसकी कमीज को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसमें से आती अंबर, मस्क और बारिश की वो मखसूस खुशबू नायाब के भटकते हुए होश को थाम रही थी। जावियार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसकी हर घबराहट को जज्ब कर रहा हो। ये सिर्फ अंधेरा है, वो हल्की सरगोशी में बोला, जबकि उसकी चिन नायाब के सर पर टिकी हुई थी। जब तुम खुद शैतान के साथ हो तो ये अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये एक भयानक मजाक था, मगर इसने नायाब की उखड़ी हुई सांसों को संभाल दिया। वो दोनों घंटों वहां उसी तरह खामोशी में बैठे रहे। उस वक्त नॉर्थ का शेर उस नर्म और नाजुक लड़की को हिफाजत से थामे हुए था। नायाब ने पूछा, आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं? जावियार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं बस तुम में वो वजह देखता हूं जिससे मेरे भाई मारे गए, मगर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। कुछ पलों के लिए उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। वो कोई सरदार नहीं था और वो कोई कैदी नहीं, बस दो इंसान थे जो तूफान में घिरे थे। मगर जैसे ही जनरेटर चला, कमरे में रोशनी आई और जावियार फिर से वही सख्त सरदार बन गया। उस रात के बाद सब बदल गया। जावियार अब कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगा। वो अपने ऑक्सफोर्ड के जमाने की इंग्लिश किताबें लाता। नायाब ये देखकर हैरान रह गई कि एक जंगजू जेन ऑस्टिन पढ़ता है। जावियार ने कहा, मैंने बंदूक उठाने से पहले लिटरेचर पढ़ा था। हम सब अनपढ़ जाहिल नहीं होते। दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोशी भरी दोस्ती होने लगी। नायाब उसे चोरी छुपे देखती जब वो काम करता या अपनी गन साफ करता। वो उससे नफरत करती थी, मगर उसकी तरफ खिंची भी जा रही थी। जावियार भी खुद से लड़ रहा था। वो बदला लेने आया था, मगर अब नायाब उसका ऑब्सेशन बनती जा रही थी।
एक शाम जब नायाब ने गार्ड को रिश्वत देकर खत भेजने की कोशिश की तो जवियार ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें लगता है तुम मेरे बंदों को खरीद सकती हो? उसने गुस्से में नायाब को दीवार से लगा दिया। मैं बस अपने बाप को बताना चाहती थी कि मैं जिंदा हूं, नायाब चीखी। जवियार उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, कुछ भी कर लो तुम, पर याद रखना मैं कभी तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, सिर्फ मेरी बनकर। नायाब की आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं यहां से आजाद होना चाहती हूं, नायाब चीखी। मगर उसी वक्त नायाब का सर चकराया और वो गिर गई। पता चला कि वो उम्मीद से है। जवियार का गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। तभी अचानक एक धमाका हुआ। खिड़कियां टूट गईं और शीशे हर तरफ बिखर गए। जवियार ने नायाब के ऊपर ढाल बनकर उसकी हिफाजत की। हवेली में अलार्म बजने लगे। हमें दावर कबीले ने घेर लिया है, जवियार ने अपनी गन चेक करते हुए कहा। उसने नायाब को एक पिस्तौल दी और कहा, अगर मेरे अलावा कोई दरवाजे से अंदर आए तो गोली मार देना। वो जो तुम्हारे साथ करेंगे वो मौत से बदतर होगा। जवियार बाहर लड़ने चला गया। नायाब ने खिड़की से देखा कि दुश्मन गेट तोड़कर अंदर आ चुके हैं और वो चिल्ला रहे थे, उस शहरी लड़की को बाहर निकालो। नायाब को समझ आ गई कि ये सब उसके लिए हो रहा है। उसने देखा कि एक स्नाइपर छत पर बैठा जवियार की पीठ पर निशाना ले रहा है। नहीं, नायाब ने चीखकर पिस्तौल उठाई और गोली चला दी। उसका निशाना चूक गया, मगर स्नाइपर डरकर पीछे हट गया। जवियार ने ऊपर देखा, दोनों की नजरें मिली और उस एक पल में सब बदल गया। जवियार ने देख लिया कि नायाब सिर्फ एक लड़की नहीं, एक साथी है। जब हमला रुका, जवियार जख्मी हालत में कमरे में दाखिल हुआ। नायाब ने भागकर उसे संभाला और उसके जख्म साफ करने लगी। दावर कबीला मेरे पीछे क्यों है? नायाब ने पूछा। जवियार ने थकी हुई आवाज में कहा, यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है नायाब। तुम्हारा बाप दुनिया की नजरों में टाइकून है, मगर वो यहाँ के कबायली कब्रिस्तानों पर कब्जा करके होटल और रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। तुमने उस दिन जब पुलिस को कॉल की तो वहां जो पुलिस आई वो तुम्हारे बाप के भेजे हुए आदमी थे, पुलिस के भेस में, जिन्होंने मेरे कजिन्स पर गोलियां चलाईं। वो चाहता था कि मैं इस मामले में उलझा रहूं और वो डावर्स के साथ डील करके अपना काम पूरा कर ले। और उसी रात तुम्हारे बाप के प्लान के मुताबिक डावर्स तुम्हें उठाकर ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मेरे चचाजाद भाइयों के कत्ल के बदले में तुम्हें ले आया। तुम्हारे बाप ने जमीन के बदले तुम्हें डावर्स को देने का सौदा किया हुआ है। मैं इस बात से बेखबर था। डावर्स को लगता है कि मैंने तुम्हें अपने फायदे और उनको नीचा दिखाने के लिए रखा है। अब तुम्हारा बाप और डावर्स तुम्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन तुम अब मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता। नायाब सन्न रह गई। उसका बाप, जिसे वो अपना हीरो समझती थी, उसकी लालच और साजिश की वजह से आज नायाब इस जहन्नम में थी। जवियार ने उसे सिर्फ बदले के लिए नहीं उठाया था, बल्कि वो उस लड़ाई में फंस गई थी जो उसके बाप ने शुरू की थी। जवियार ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं वो दरिंदा हूं जो बाकी शैतानों को तुम्हारे दरवाजे से दूर रखता है। अगले कुछ दिन एक अजीब सुकून में गुजरे। जवियार जख्मी था, इसलिए वो कमरे तक महदूद रहा और नायाब ने उसका साथ न छोड़ा। दोनों ने बहुत बातें की। जवियार ने ऑक्सफोर्ड और सरदारी के बोझ के बारे में बताया और नायाब ने अपने सपनों और अकेलेपन के बारे में। एक शाम पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था जब जवियार ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, मैं ये महसूस नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे नफरत करना चाहता था, मगर तुम्हें देखकर मेरे दिल की आग किसी और जज्बे में बदल जाती है। नायाब ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। मैं भी तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती थी, मगर जब उस स्नाइपर ने निशाना लिया तो मेरी जान निकल गई थी। मैं इस कैद में तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगी, बजाय तुम्हारे बगैर आजाद होने के। ये उनकी पहली मोहब्बत भरी मुलाकात थी, एक ऐसी मोहब्बत जो जंग के बीच परवान चढ़ी थी। सुकून का वक्त खत्म हुआ जब खबर आई कि डावर कबीला हवेली पर हमला करने वाला है। जवियार ने फैसला किया कि वो नायाब को लेकर पहाड़ों में छिपी एक जगह बंकर में चला जाएगा। रात के अंधेरे में बर्फ और पहाड़ों को चीरते हुए वो आगे बढ़े। जब वो रास्ते के आखिर पर पहुंचे तो वहां दुश्मन कबीला नहीं, बल्कि गाड़ियों का एक काफिला खड़ा था। सामने मंसूर अहमद, नायाब का बाप, खड़ा था, जिसके साथ दर्जनों किराए के फौजी थे। पापा, नायाब खुशी से चिल्लाई, मगर मंसूर के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जवियार सरदार, तुम्हारा काम खत्म हुआ।
मंसूर ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने मेरी बेटी को तब तक जिंदा रखा जब तक मेरी जमीन की डील पक्की नहीं हो गई। अब इसे मेरे हवाले करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नायाब सन्न रह गई। उसका बाप उसे बचाने नहीं आया था, बल्कि अपने जुर्म के सबूत मिटाने आया कोई। ज़वियार ने उसे अपने पीछे छुपाया और कान में कहा, जो भी हो तुम गार की तरफ भागना। ज़वियार ने गरज कर कहा, तुमने अपनी बेटी को मोहरा बनाया और मुझे ये यकीन दिलाया कि मेरे भाइयों की मौत की जिम्मेदार ये है। मंसूर ने लापरवाही से कहा, बिजनेस में सब चलता है, मुझे तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ये दुश्मनी चाहिए थी। ज़वियार ने नायाब से माफी मांगी उन आंसुओं और तकलीफ के लिए जो उसने नायाब को दी थी। नायाब ने कहा, इस कैद ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि जगाया है। आप मेरे बाप नहीं, सिर्फ सूट पहने एक दरिंदे हैं। तभी पहाड़ों से दुश्मन कबीले दावर्स और ज़वियार के लोग एक साथ निकल आए। ज़वियार ने पहले ही अर्तज़ा यानी नायाब के भाई को आज़ाद करके दावर कबीले के बड़ों के पास भेज दिया था, ताकि वो मंसूर का असली चेहरा दिखा सके। दोनों कबीलों ने मिलकर मंसूर की सेना पर हमला कर दिया। मंसूर ने भागने की कोशिश की, मगर वो घेर लिया गया। नायाब ने उस पर गोली नहीं चलाई, बल्कि उसके गलत कागजात हवा में उड़ा दिए। इन पहाड़ों को तुम्हारा फैसला करने दो, उसने कहा। दावर कबीले ने मंसूर को पकड़ लिया। अब वो अपनी बाकी जिंदगी उन्हीं पहाड़ों की एक अंधेरी कोठरी में गुजारेगा। वक्त गुजर गया। कोहे सूफी की हवेली अब जेल नहीं लगती थी। खिड़कियों से सलाखें हट चुकी थीं और वहां फूलों की खुशबू थी। नायाब वहां बैठकर कुदरत का हुस्न देखती और अपनी बेटी से खेलती, और ज़वियार उसके हुस्न को देखता। नायाब की बहुत ख्वाहिश थी कि इस इलाके में वो गर्ल्स स्कूल बनवाए और यहाँ की औरतें भी तालीम से शऊर ले सकें। उसने ज़वियार से भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था। आज लड़कियों का स्कूल खुल गया है। 2 महीने बाद एक दिन ज़वियार ने मुस्कुराते हुए बताया, अब यहाँ की बेटियां दुश्मनी नहीं बल्कि अपनी कहानी खुद लिखेंगी। ज़वियार ने नायाब का हाथ चूम कर कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बर्बाद करने आया था, मगर तुमने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, मुझे एक नया इंसान बना दिया। उसने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए फख्र से नायाब को देखा। नायाब ने जवाब दिया, हमारा रिश्ता कोई गलती नहीं था ज़वियार, तकदीर का फैसला था। अब वो कोई कैदी और सरदार नहीं थे, वो शुमाल के बादशाह और मलिका थे। एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो नफरत की आग से निकलकर अमन के फूलों तक पहुंची थी। नफरत से शुरू होने वाला ये सफर आखिर मोहब्बत पर खत्म हुआ। ज़वियार और नायाब की ये दास्तान पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।